हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिट 3 के लास्ट टॉपिक के बारे में। ये जो टॉपिक है वो हिमेटोलॉजिकल डिसीज के अंतर्गत आती है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं यूनिट 3 के लास्ट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है हेरेडिटरी एक्वायर्ड एनीमिया एंड हीमोफीलिया। ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये बड़े ही कंफ्यूजन वाली टॉपिक है। कैसी ये कंफ्यूजन वाली टॉपिक है? इसमें आप जो देख रहे हैं हेरेडिटरी एक्वायर्ड एनीमिया, इसको बहुत सारे स्टूडेंट जो है एक समझ लेंगे, जबकि ये एक नहीं है। यह दो स्थितियों को जो है बयां करती है। कैसे ये दो स्थितियों को बयां करती है? जो पहली स्थिति है वो है हेरेडिटरी एनीमिया और जो दूसरी स्थिति है वो है एक्वायर्ड एनीमिया। समझ रहे हैं ना? भले ही ये जो है एक में लिखा हो, लेकिन आप कभी इसे एक मत समझिएगा, क्योंकि ये जो है दो स्थितियों को बयां करती है। यानी कि इस स्थिति को जो है पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि हीमोफीलिया क्या होता है या किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हेरेडिटरी एनीमिया क्या होता है या किसे कहते हैं। यहाँ हेरेडिटरी का मतलब होता है आनुवांशिक और एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। कहने का मतलब है कि आनुवांशिक रूप से जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तब हम उसे जो है हेरेडिटरी एनीमिया कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हेरेडिटरी एनीमिया इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। ये कह रहा है कि हेरेडिटरी एनीमिया जो है एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इसके अंतर्गत जो है कई डिसीज आती हैं, उसी को हम लोग जो है ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कहते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। दैट जो आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रेन थ्रू जीन। ये कह रहा है कि जो आनुवांशिक जो एनीमिया होती है वो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जो माता-पिता से चिल्ड्रन में पास होती है। किसके द्वारा? जीन में। यानी कहने का मतलब है ये जो आनुवांशिक जो है एनीमिया है वो पेरेंट्स से बच्चों में जो जाती है वो जीन के द्वारा जाती है। आगे बात करेंगे विच जो अफेक्ट द रेड ब्लड सेल ओवर हीमोग्लोबिन। जो कह रहा है कि जो प्रभावित करती है हमारे आरबीसी को और हीमोग्लोबिन को जो है प्रभावित करती है। आगे बात करेंगे इसमें इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है हेरेडिटरी एनीमिया का? वो है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया। जैसा कि आप जानते हैं हमने इन डिसीज के बारे में जो है अपने पिछले वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल तरीके से जो है इसके बारे में जो है पढ़ा दिया है। तो ये तो बात हो गई जो है हेरेडिटरी एनीमिया के बारे में कि क्या होता है या किसे कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्वायर्ड एनीमिया के बारे में, यानी कि एक्वायर्ड एनीमिया क्या होता है। यहाँ एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, यानी कि उपार्जित खून की कमी। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि उपार्जित खून की कमी किसे कहते हैं या क्या होता है। देखेंगे इसमें ये कह रहा है कि एक कंडीशन मतलब एक ऐसी दशा वेयर जहां ए पर्सन डेवलप ए लो रेड ब्लड सेल ओवर हीमोग्लोबिन लेवल। ये कह रहा है कि एक ऐसी कंडीशन जहां एक व्यक्ति जो होता है रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो लो हो जाता है या उसका विकास जो होता है कम हो जाता है। कास्ड बाय मतलब किसके द्वारा जो है ये रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है कि उसका लेवल जो है लो हो जाता है या उसका विकास जो है कम हो जाता है। किसके द्वारा होता है? एक्सटर्नल फैक्टर, जो बाहरी कारक होते हैं, अभी हम इसके बारे में आपको बता देंगे। डिसीज की कंडीशन में ओवर या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की कंडीशन में जो होता है ये जो रेड ब्लड सेल होती है और जो हीमोग्लोबिन होता है इसका लेवल जो होता है कम हो जाता है या इसका विकास जो होता है वो कम हो जाता है किसी पर्सन में। और इसके एग्जाम्पल होते हैं, अभी हम बात कर लेंगे एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं आयरन डिफिशियंसी, जैसा है कि हमने आपको पहले ही बताया है। और दूसरा होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि पहला जो है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और दूसरा होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। जैसा कि आपने इनके बारे में जो है
पहले ही बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं? यानी कि आप जानते हैं कि हमारे आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए जो है आयरन की आवश्यकता होती है। जब हम बाहर से आयरन नहीं लेंगे तो हमारे जो आरबीसी है या जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, यानी उसका जो विकास होगा कम हो जाएगा, उसका डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, कम होगा, उसका लेवल जो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि जो बाहर से जो हम आयरन की सप्लाई लेते हैं या करते हैं उसको हम लोग जो एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं। समझ गए हैं आप जो है। और आप ये भी समझ गए होंगे ये जो डिसीज है एक्वायर्ड एनीमिया के अंतर्गत जो भी एग्जाम्पल हैं और जो डिसीज हैं उनके बारे में हमने आपको जो है बड़े ही बेहतर तरीके से अपने पिछले वीडियो में जो है बता दिया है। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया कि हेरेडिटरी एनीमिया क्या होता है और एक्वायर्ड एनीमिया क्या होता है। इसलिए आपको जो है ये कंफ्यूजन जो है दूर हो गई होगी। भले ही एक में लिखा है आप इसको एक मत समझिएगा, ये 2 स्थितियों को बयां करता है और हमने इन दोनों ही स्थितियों को जो है आपको जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है बता दिया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हीमोफीलिया के बारे में कि हीमोफीलिया क्या होता है या किसे कहते हैं। तो ये हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है? हीमोफीलिया का मतलब होता है रक्तस्राव रोग। यानी कि जब किसी व्यक्ति को अगर हल्की सी भी चोट अगर लग जाती है तो उसकी जो ब्लड होता है वो रुक नहीं पाता है या जो ब्लड क्लोटिंग टाइम होता है वो बढ़ जाता है। उसी को हम लोग जो है हीमोफीलिया कहते हैं। यानी हिंदी में इसे हम लोग जो है रक्तस्राव रोग कहते हैं। ये आनुवांशिक बीमारी होती है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात कर लेते हैं। कह रहा है कि एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये कह रहा है कि रक्त ना रुकने की एक आनुवांशिक डिसऑर्डर है, बीमारी है, गड़बड़ी है। कैसे बात करेंगे? इन विच कह रहा है कि इसमें जो होता है अब्सेंस ओवर लो लेवल ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। ये कह रहा है कि जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उसकी इसमें जो है अनुपस्थिति हो जाती है या उसका लेवल जो है कम हो जाता है, जिस कारण जो होता है रक्त का स्राव जो है नहीं रुक पाता है। आगे बात करेंगे काजेज, कह रहा है कि जिसके कारण जो होता है द ब्लड टू क्लोट इम्प्रॉपरली। ये कह रहा है कि जिसके कारण जो होता है जो ब्लड का जो होना होता है वो प्रॉपर रूप से जो है नहीं हो पाता है। इज टर्म हीमोफीलिया, इसी शब्द को हम लोग जो है हीमोफीलिया कहते हैं। आगे बात कर लेंगे इसमें हम लोग जो है एक इंपॉर्टेंट लाइन के बारे में, वो है नॉर्मल क्लोटिंग टाइम। ये कह रहा है कि एक नॉर्मल जो क्लोटिंग टाइम होता है, यानी किसी अगर व्यक्ति में हीमोफीलिया डिसीज नहीं हुई है तो उस व्यक्ति में जो नॉर्मल क्लोटिंग टाइम होता है 2 से 8 मिनट होता है। अगर किसी व्यक्ति में हीमोफीलिया रोग से अगर वो ग्रस्त है तो उसमें जो क्लोटिंग टाइम होगी वो बढ़ जाएगी। इसी क्लोटिंग टाइम के बढ़ने के कारण जो होता है इस रोग को हम लोग जो है रक्तस्राव रोग कहते हैं। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग जो है, ये तो बात हो गई जो है हीमोफीलिया के बारे में थोड़ी सी। अब हम बात कर लेंगे इसके टाइप के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, अगर जब भी हम किसी डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, राइट, तो उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। अगर टाइप दिया है तो उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे, नहीं तो उसके इटियोलॉजी के बारे में या फिर उसके जो है पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हमें तो जरूर से यानी हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप के बारे में कि कितने प्रकार का होता है हमारा हीमोफीलिया। देखेंगे हीमोफीलिया इज द 3 टाइप। ये कह रहा है कि हीमोफीलिया जो होता है वह 3 टाइप का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। हीमोफीलिया ए, ये हीमोफीलिया ए जो होता है इसको हम लोग जो है क्लासिक हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में हम लोग जो है। ये कह रहा है कि दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप। ये कह रहा है यह सबसे सामान्य प्रकार का होता है। 80% केस, ये कह रहा है अगर हीमोफीलिया अगर जो अगर 100% में से अगर हम देखा जाए तो उसमें 80% जो केस होते हैं वो हीमोफीलिया ए के होते हैं। कैसे होता है देखेंगे, डिफिशिएंसी और अब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। ये कह रहा है कि जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं
जो ब्लड को रोकने में मदद करते हैं फैक्टर, उसकी जो है डिफिशिएंसी हो जाती है या जो है उसकी अनुपस्थिति हो जाती है। वो क्लोटिंग फैक्टर कौन है? वो होता है क्लोटिंग फैक्टर 8। यानी कि अगर किसी व्यक्ति में हीमोफीलिया ए हुआ है, तो उसमें क्लोटिंग फैक्टर ए की जो है डिफिशिएंसी हो जाएगी। या कह सकते हैं कि अगर जिस व्यक्ति में क्लोटिंग फैक्टर ए की कमी है, उसे हम लोग जो है हीमोफीलिया ए कहते हैं। ये तो बात हो गई फर्स्ट टाइप के बारे में। सेकंड टाइप के बारे में देख लेते हैं, हीमोफीलिया बी। इसको हम लोग जो है क्रिस्टमस डिसीज के नाम से भी जानते हैं और इसका जो परसेंटेज होता है वो होता है 19%। इसके बारे में देख लेते हैं। डिफिशिएंसी और अब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर जो है 9, ये कह रहा है कि जो क्लोटिंग फैक्टर 9 होता है, इसकी कमी से इसकी अनुपस्थिति में जो है हीमोफीलिया जो है बी हो जाता है। ये तो बात हो गई दूसरे टाइप के बारे में। नेक्स्ट टाइप के बारे में देख लेते हैं, हीमोफीलिया सी, जिसको हम लोग जो है रो रोसेंथल्स हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं। ये इसका जो परसेंटेज होता है वो 1% होता है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि दिस इज ए रेयर एंड यूजली माइल्ड। ये कह रहा है ये सबसे जो है रेयर प्रकार का होता है और प्राय जो है माइल्ड होता है, यानी कि बहुत ही हल्के में ये दिखाई देता है, क्योंकि इसका परसेंटेज जो है 1 होता है। इसलिए आगे बात करेंगे डिफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर जो है 11। यानी कह रहा है कि जब क्लोटिंग फैक्टर 11 की कमी हो जाती है तो हीमोफीलिया जो है सी जो है उत्पन्न हो जाती है। ये तो बात हो गई हीमोफीलिया के जो है टाइप्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ फैक्टर काजिंग डिसीज। कह रहा है कि हम लोग इसमें जो है ऐसे फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं जो डिसीज का कारण बनते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन सा जो है इसमें फैक्टर होता है। देखेंगे कि डिफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर इज द ओनली काजेज ऑफ हीमोफीलिया। ये कह रहा है कि इसमें जो हीमोफीलिया का कारण होता है वो सिर्फ केवल जो है क्लोटिंग फैक्टर की जो है डिफिशिएंसी के कारण जो होता है वो हीमोफीलिया होता है। कहने का मतलब हीमोफीलिया केवल जो है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के कारण ही होता है। यानी इसमें जो जो फैक्टर होता है वो सिर्फ केवल एक होता है। कौन है? वो है क्लोटिंग फैक्टर। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया कि हेरिडेटरी एक्वायर्ड एनीमिया के बारे में क्या होता है, हीमोफीलिया किसे कहते हैं, उसके टाइप के बारे में, उसके इटियोलॉजी के बारे में। लेकिन अभी हमको बात करना है इसके हीमोफीलिया के जो है पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। यही सबसे इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट होता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यानी हमारे एग्जाम में जो है सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन बनता है किसी से तो वो होता है पैथोफिजियोलॉजी। तो प्लीज अभी आप जो है वीडियो में बने रहिएगा। अभी हमको बात करना है हीमोफीलिया के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी और पैथोजेनेसिस ऑफ हीमोफीलिया के बारे में। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है, इन दोनों ही वर्ड का एक ही मतलब होता है, रोग जनन की प्रक्रिया, यानी रोग की शुरुआत जो है वो कैसे हो रही है। हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि हीमोफिलिक के कंडीशन में सिर्फ एक ही फैक्टर इन्वॉल्व होता है, वो फैक्टर होता है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। जैसे ही ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की डिफिशिएंसी होती है, वैसे ही हीमोफीलिया की कंडीशन जो है क्रिएट होती है। हम बात करेंगे कि ये डिफिशिएंसी जो होती है किस लेवल पर होती है। जो ब्लड क्लोटिंग की जो डिफिशिएंसी होती है वो किस लेवल पर होती है? वो होती है म्यूटेशन इन जीन। ये कह रहा है कि जब जीन में म्यूटेशन होता है, जब जीन में उत्परिवर्तन होता है, तभी हमारे बॉडी में जो है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की जो है कमी हो जाती है। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि जो जीन होता है वो जो है किसी भी लक्षण को बनाने में जो है सक्षम होता है, और जैसे ही इस जीन में जो है उत्परिवर्तन होगा, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जो है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की जो है कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये जीन ही तो है जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को बनाने में जो है सक्षम होता है। यानी कह सकते हैं कि इसी जीन के द्वारा जो है
हमारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर का जो है निर्माण होता है और जैसे ही इसमें उत्परिवर्तन होगा वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की जो है कमी हो जाएगी। तो चलिए अब हम समझते हैं हीमोफीलिया के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर इसके पैथोफिजियोलॉजी को समझना है तो हमको जो है इसके दो कंडीशन के बारे में बात करना है। एक नॉर्मल कंडीशन और दूसरा हीमोफीलिया कंडीशन के बारे में। नॉर्मल कंडीशन का मतलब होता है कि जब व्यक्ति को चोट लगता है तो उस दौरान जो है ब्लड की क्लोटिंग जो है कैसे जो है कंप्लीट हो जाती है और हीमोफीलिया के कंडीशन में जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो उस दौरान जो है ब्लड की क्लोटिंग जो है नहीं हो पाती है या होती भी है तो काफी लंबे समय के बाद होती है। यानी कि जब हम नॉर्मल कंडीशन के बारे में समझेंगे और उसके हीमोफिलिक कंडीशन के बारे में समझेंगे तभी हम इसके पैथोफिजियोलॉजी को जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है समझ पाएंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नॉर्मल कंडीशन के बारे में। व्हेन एन इंजरी ऑकर, ये कह रहा है कि जब इंजरी पाई जाती है, इसके कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति में चोट लगती है तो क्या होता है, प्लेटलेट गेदर देयर, ये कह रहा है कि प्लेटलेट जो है वहां इकट्ठा होने लगती हैं। कहाँ इकट्ठा होने लगती है, जहां चोट लगी है। आगे बात करेंगे क्या होता है, टू फॉर्म ए टेम्पररी प्लग, और वहां पर जो है एक जो है अस्थाई प्लग का जो है निर्माण हो जाता है। आगे क्या होता है, टू स्टॉप द ब्लीडिंग, और जो खून बह रहा होता है वो बंद हो जाता है। तो चलिए अगले स्टेप में बात करते हैं क्या होता है, ए फाइब्रिन मेश इज रिक्वायर्ड, ये कह रहा है कि एक फाइब्रिन नेटवर्क की जो है आवश्यकता पड़ती है। क्यों आवश्यकता पड़ती है, टू स्ट्रेंथ इन द प्लेटलेट प्लग, कह रहा है कि जो प्लेटलेट प्लग होता है उसकी मजबूती के लिए एक फाइब्रिन नेटवर्क की जो है आवश्यकता पड़ती है। आगे क्या होता है बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो है फैक्टर 8 एंड 9 एक्टिवेट द फैक्टर 10, ये कह रहा है कि जो फैक्टर 8 और 9 होते हैं वो फैक्टर 10 को जो है एक्टिवेट कर देते हैं। तो नेक्स्ट में क्या होता है बात करेंगे, फैक्टर 10 आर कन्वर्ट द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, ये कह रहा है कि जो फैक्टर 10 होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो थ्रोम्बिन होता है वो एक प्रकार का एंजाइम होता है। तो आगे क्या होता है बात करेंगे, थ्रोम्बिन एंजाइम कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, ये कह रहा है कि जो थ्रोम्बिन एंजाइम होता है वो फाइब्रिनोजन को जो है फाइब्रिन में जो है कन्वर्ट कर देता है। तो आगे क्या होता है, विच फर्दर, ये कह रहा है कि आगे क्या होता है, स्ट्रेंथ द प्लेटलेट प्लग, यानी कि जो प्लेटलेट का जो प्लग होता है उसको जो है स्ट्रेंथ प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। कैसे, देन स्टॉप द ब्लीडिंग स्लोली, यानी कि जब इसको मजबूती प्रदान कर देगा तो आगे क्या होगा, जो ब्लीडिंग हो रही होती है, जो खून बह रहा होता है वो धीरे-धीरे जो है रुकने लगता है। ये तो बात हो गई जो है नॉर्मल कंडीशन के बारे में, यानी कि जब व्यक्ति को चोट लगता है तो उस चोट के दौरान जो ब्लीडिंग हो रही है वो कैसे स्टॉप हो जाती है। हमने बात कर लिया नॉर्मल कंडीशन के बारे में, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हीमोफीलिया कंडीशन के बारे में। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है हीमोफीलिया से ग्रस्त है, जब उसको चोट लग जाती है तब वहाँ जो है कैसे ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है उसके बारे में बात करते हैं। देखेंगे क्या होता है इसमें, ये कह रहा है कि जीन म्यूटेशन, यानी कि जीन म्यूटेशन के कारण ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आगे लिखा है ना कि जीन म्यूटेशन, जैसे ही जीन म्यूटेशन होता है डिफिशिएंसी जो है क्लोटिंग फैक्टर, यानी कि जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उनकी जो है डिफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। फिर क्या होता है, लो थ्रोम्बिन, यानी कि जो थ्रोम्बिन होता है उसका जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमने आपको पहले ही बताया है कि ये थ्रोम्बिन क्या काम करता है, इसलिए हमने पहले ही आपको बता दिया है, नॉर्मल कंडीशन में आपको समझा दिया है कि कैसे जो है ब्लड की जो है क्लोटिंग जो है स्टार्ट होती है, ब्लड क्लोटिंग का जो है फॉर्मेशन होता है। तो लो थ्रोम्बिन हो जाएगा, जब लो थ्रोम्बिन हो जाएगा तो क्या होगा, वीक फाइब्रिन मेश, यानी कि जो फाइब्रिन का जो नेटवर्क बन रहा है वो कमजोर होगा। जब कमजोर रहेगा तो क्या होगा, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, और जो ब्लीडिंग होगी वो लंबे समय तक जो है बनी रहती है, किसमें, हीमोफीलिया
कंडीशन में। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया जो है हेरेडिटरी एक्वायर्ड एनीमिया के बारे में, फिर हमने बात कर लिया जो है हीमोफीलिया के बारे में, फिर हमने उसके टाइप, उसके इटियोलॉजी के बारे में बात कर लिया, फिर हमने लास्ट में बात कर लिया उसके पैथोफिजियोलॉजी यानी उसके पैथोजेनेसिस के बारे में। तो इस तरीके से हमने जो है यूनिट 3 के लास्ट जो है जो टॉपिक था उसको जो है कंप्लीट कर दिया। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।